थैंक यू जी। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। आई आज नो। प्रभु की कृपा है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सुंदर कार्यक्रम की मदद से आज के दिन मैं शराब के पहले गुट से दूर हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ग्रुप का यार। आज उन्होंने मेरे को यहाँ इनवाइट किया अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करने के लिए कॉन्सेप्ट 3 के बारे में। अ, वैसे मैं ग्रुप को बधाई भी देना चाहूंगा कि बहुत ही कम ग्रुप्स है यार इंडिया में जो इस तरफ मूव भी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेप्स पे रहते हैं, बिग बुक पे रहते हैं, या कुछ भूल चूक के कभी कोई ट्रेडिशंस की तरफ चले जाता है और कॉन्सेप्ट की तरफ तो देखते ही थोड़ी घबराहट सी होने लगती है। तो मुझे भी होती थी शुरू में, और मैं भी भागता था कॉन्सेप्ट को। अ, मतलब कॉन्सेप्ट से भागता था कि यार ये इन चीजों की मेरे को क्या जरूरत है। ये लोग ये तो उन लोगों के लिए है जो सर्विस स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, और वो भी जो कॉन्फ्रेंस है, डेलीगेट्स हैं, या क्या कहते हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, या उन लोगों के लिए होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो मैं नहीं, मैं तो ग्रुप में सेवा करता हूँ, इंटर ग्रुप में सेवा करता हूँ, तो ये सब चीजों से दूर ही रहे। बिग बुक पढ़े, स्टेप्स करें, ग्रुप में ठीक ढंग से चलाने के लिए थोड़े बहुत ट्रेडिशंस को फॉलो करो तो बात बन जाए। पर आज यार बड़ा अच्छा लगता है, इतने दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। एक को सुचारू ढंग से हम कैसे ठीक ढंग से चला सकें, और उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, ये के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको हम कैसे अच्छे ढंग से अप्लाई कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि यार ये चलती रहे इतने सालों तक तो चल रही है। 1935 से शुरू होकर अब 2025 है, और आगे भी ये चलती रहे। हम रहे ना रहे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को रहना चाहिए। और उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत मदद करते हैं कि हमारे सर्विस स्ट्रक्चर को अच्छे ढंग से चलने के लिए, सो दैट अब हम उन पीड़ित शराबियों के लिए भी अवेलेबल है जो इन कमरों में नहीं है, और वो शराबी जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है यार, उसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर सके, हम लोग तैयार रहें। और वी आर अवेलेबल यार, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहे। अभी लास्ट 2 मीटिंग्स में आई थिंक कॉन्सेप्ट वर्क 1 और 2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और जाना कि कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या। कि जब बिल ने ये देखा यार डॉक्टर बॉब तो चले गए हैं, अब अकेले मेरे भरोसे तो सब कुछ होने से रहा, तो बेस्ट यही है कि कोई इस हिसाब से कोई सिस्टम बनाया जाए कि कि हम ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस को शराबियों के हवाले ही कर दें, वो ही इसको चलाए अच्छे ढंग से। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट हमने शराबियों के सपुर्द कर दिया अल्कोहलिक्स एनोनिमस को, और ये कहा कि अब तुम लोग ही चलाओ यार। और उसको चलाने के लिए उन्होंने फिर एक कॉन्फ्रेंस को कहा कि तुम अब इसकी रक्षा करोगे, देश विदेश मतलब वर्ल्ड सर्विसेज को चलाने के लिए आप लोग इसको अच्छे ढंग से चला सकते हैं। वो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 में ये देखा। और फाइनली आज कॉन्सेप्ट 3 की बात ही आ रही है यार। कॉन्सेप्ट 3 में भी हम लोगों को ये देखना है कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता है, हम लोगों का क्या विचार है। जैसे कि कॉन्सेप्ट्स के बारे में है, ये 2 पैम्फलेट्स हैं। एक पैम्फलेट है 12 कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्ल्ड सर्विस, ये इलस्ट्रेटेड वर्जन है। और दूसरा ये सर्विस मैनुअल है जहां हमको कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिल सकती है, और उसको बड़े अच्छे से खुलासे से हम लोगों को सिंपल तरीके से समझाया हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। आगे बढ़ते हैं। 12 कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, हम 12 कॉन्सेप्ट इलिस्ट्रेटेड में ये लिखा हुआ है कि जो कॉन्सेप्ट 3, 5, 9 और 12 जो है, 3, 4, 5, 9वां और 12वां जो है, ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल से देते हैं। इसमें आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स हैं, और बाकी उनके 2 स्पिरिचुअल ओवरटोन्स है, पर इनका बेसिक पर्पस यही है कि अलग अलग सर्विस स्ट्रक्चर में जो भी एंटिटीज है उन लोगों को इकट्ठा होके काम कैसे करना है। तो जैसे हम सब जानते हैं यार, अलग अलग हर कॉन्सेप्ट का, हर अल्कोहलिक्स एनोनिमस से प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स या ट्रेडिशंस या स्टेप्स, सबके किसी ना किसी कोई प्रिंसिपल पे आधारित होता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं
वो यहाँ दिया हुआ है, और कॉन्सेप्ट 3 का जो प्रिंसिपल है बेसिकली ट्रस्ट के बारे में। तो अब थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट 3 कहता क्या है। शॉर्ट फॉर्म अगर हम पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि टू इंश्योर इफेक्टिव लीडरशिप वी शुड एंडो ईच एलिमेंट्स ऑफ ए द कॉन्फ्रेंस, द जनरल सर्विस बोर्ड एंड इट्स सर्विस कॉर्पोरेशन, स्टाफ कमिटीज एंड एग्जीक्यूटिव्स विद a ट्रेडिशनल राइट ऑफ डिसीजन। तो ये जब मैंने पहली बार पढ़ा था, या लगेगा ये कॉन्फ्रेंस वालों के लिए है, जनरल सर्विस बोर्ड वालों के लिए है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ट्रस्टीज हैं, या जो भी वहाँ ऑफिस में काम करते हैं, या जो भी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, ये उन सब लोगों के लिए राइट ऑफ डिसीजन, कि उनको डिसीजन लेने के लिए बात देनी चाहिए यार, उन लोगों को ऐसी कोई बात नहीं है। और लॉन्ग फॉर्म जब पढ़ा तो ये पता चला कि ये एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं एज ए ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग a clearly defined working relationships between groups, the conference, the service board, and its several corporations, staff committees, etc., etc. तो ये इंश्योर करने के लिए कि एक तो लीडरशिप हमारी इफेक्टिव हो, और दूसरा जो जो जिस जिस लेवल पे है, जिस जिस लेवल पे है, यहाँ वर्ल्ड सर्विसेज के बारे में कहा है कि उन सबको एक राइट ऑफ डिसीजन होना चाहिए। तो ये राइट ऑफ डिसीजन हम लोगों को ये बताया कि है क्या। कॉन्सेप्ट 3 का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मुझे विश्वास करना है, मुझे ट्रस्ट करना है, उन किन लोगों को भी ट्रस्ट करना है? अपने ट्रस्टेड सर्वेंट्स पे। और ट्रस्टेड सर्वेंट्स को हम लोगों ने एक राइट ऑफ डिसीजन देना है। अब वो क्या होता है? बेसिकली जब हम अपने ग्रुप से कुछ सर्विस ऑफिस बेरर्स चुनते हैं, और उनको कहते हैं कि यार आप ग्रुप की सेवाएं दें, उनको हम ये भी बताते हैं हमको इस हिसाब से सेवा देनी है, और ये हिसाब से आप अपना काम सुचारू रंग से करने के लिए आपको कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अब हर बार के लिए आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, या ग्रुप के पास नहीं आना पड़ेगा, या ग्रुप के फाउंडर के पास नहीं जाना पड़ेगा कि भाई हमने ये करना है तो क्या करना चाहिए। तो ये ग्रुप लेवल पे है, और ये हम हर लेवल ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं ये होता है। अब कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 में हम लोगों को हमारे फाउंडर्स ने ये तो कह दिया कि आप चलाओ इसको, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अपने ढंग से चलाओ, और साथ में हमको ट्रेडिशन 2 भी दे दिया है कि जो भी अल्टीमेट अथॉरिटी हमारे पास क्या है? ग्रुप कॉन्शियस है। ग्रुप कॉन्शियस में हम डिसीजन लेते हैं, और सब लोगों के विचार विमर्श को सुन के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस हर लेवल पे कैसे चले। ग्रुप लेवल पे हम लोग ग्रुप कॉन्शियस करके ग्रुप के कोई जो इश्यूज हैं उसके बारे में बात करते हैं। इंटर ग्रुप में भी हम लोग सारे मिलकर, ऑफिस बेरर्स, आईजीआर, ये सारे मिलकर हम लोग डिस्कस करते हैं, और कोई ना कोई मुद्दे पे जब बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये फैसले लेने हैं, तो सब लोगों की राय ली जाती है, उन लोगों से डिस्कस किया जाता है, और फिर वो फाइनली डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब ये है यार कि जो मैं ग्रुप से रिप्रेजेंटेटिव मैं भेजता हूँ, मैं उसको एक चॉइस देता हूँ यार कि तुम वहां जाके अपनी जजमेंट को यूज करो, और जो भी फैसला ग्रुप की तरफ से जो लेना है, सर्टेन थिंग्स तो ग्रुप बताता है कि हाँ इन मुद्दों पे आप लोगों को इस हिसाब से फैसला लेना है। बट कई केसेस में ऐसा होता है कि ग्रुप के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, और वहाँ मे बी इंटर ग्रुप का अगर हम लेते तो वहां बैठ के हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि क्या करना चाहिए। जो रिप्रेजेंटेटिव मैंने ग्रुप की तरफ से भेजा है, हम ग्रुप ने चुन के भेजा है, हम उनको कहेंगे कि यार जो भी डिसीजन होगा तुम अपने बेसिस पे डिसीजन ना लो, तुम हर बारी वापस आ जाओ, हम लोगों से डिस्कस करो, जो हम फाइनली डिसाइड करता है ग्रुप वैसे जाके फिर वापस ले जाना उसको। इस हिसाब से तो काम होगा ही नहीं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। सो हम क्या करते हैं, उनको एक राइट टू डिसीजन देते हैं, राइट ऑफ डिसीजन दे देते हैं कि भाई अगर ग्रुप के मुद्दों पे कोई फैसला लेना है, तुम वहीं बैठे अपनी समझ बूझ के हिसाब से, अपने विजडम के हिसाब से देख लो, और वहीं बैठ के डिसाइड कर लो कि क्या हमको किस तरफ जाना है, और हमें तुम पे विश्वास है, हमें तुम पे ट्रस्ट है कि तुम ये फैसला ले सकते हो। और उनको हर चीज के लिए, हर हर डिसीजन लेने के लिए उनको ग्रुप में वापस आने की जरूरत नहीं है। तो और ये ग्रुप का लास्ट में ये कहता है कि ये लीडर जो हैं हमारे, उन लोगों को पूरा हमको डिसाइड करने का मौका मिलता है कि भाई हमने क्या क्या फैसले लेने हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते।
अब वो कहते हैं ये राइट ऑफ डिसीजन है, ये किस किस लेवल पे जाएगा। साइड पे कर लूँ जरा ये। राइट 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 ऑफ डिसीजन जो है, हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो भी सर्विस स्ट्रक्चर है, जैसे हमने अभी पढ़ा कॉर्पोरेशन, बोर्ड, कॉन्फ्रेंस, इंटर ग्रुप में फैसले लेने हैं, ग्रुप लेवल पे है, वो हम मतलब एट ऑल लेवल्स ऑफ सर्विस हम लेते हैं। और ऑल लेवल्स ऑफ सर्विस क्या है? एक का सर्विस स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें ग्रुप्स जब फैसला लेते हैं, इंटर ग्रुप्स में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज में जाते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। आईजीआर है, जीएसआर है, इंटर ग्रुप में जाकर, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जाकर उनको बार बार ग्रुप में आना नहीं पड़ेगा कि फैसले क्या लेने हैं क्या नहीं लेने हैं। सिमिलरली हम इंटर ग्रुप से या डिस्ट्रिक्ट कमेटी से या एरिया से अपने डेलीगेट्स चूज करके भेजते हैं, उनको हम कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं। डेलीगेट्स और ट्रस्टीज मिलकर जब कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और वो वहां विचार विमर्श करते हैं, और हर बारी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द डेलीगेट्स टू कम बैक एंड टॉक टू द इंटर ग्रुप्स कि भाई हाँ हमने अब फैसला लेना है तो क्या करना चाहिए, क्या हम ऐसे जाएं या वैसे जाएं। और दूसरी बात, जब हम कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और जो भी डेलीगेट वहां है, वो सिर्फ अपने एरिया का डेलीगेट नहीं रह जाता, वो पूरे इंडिया का एक नुमाइंदा है जो वहां बैठा है, और जो भी फैसले उसने लेने हैं ही हैज टू थिंक अबाउट द होल कंट्री। यानी कि अपने एरिया के हिसाब से, हाँ एरिया कम सेकंड, बट फर्स्ट द नेशन काम क्या पूरा कॉन्फ्रेंस रहती है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस पूरे रूप से कैसे हम मदद कर सकती है। तो डेलीगेट वहां जाके सिर्फ एरिया का डेलीगेट नहीं रह जाता, वो पूरे देश का जब डेलीगेट बन जाता है। और उसको मतलब सेम विद द केस ऑफ ट्रस्टीज, ये लोग भी जब फैसले करते हैं, ये जो भी डिसाइड करते हैं, वो सिर्फ अपने रीजन के बारे में सोच के वो डिसीजन नहीं देते। हाँ, रिलेटेड टू जहां जहां रीजन का डिसीजन लेना है वहां तो ले लेंगे, बट जनरली जो भी वो फैसले करते हैं, जो भी वो काम करते हैं, वो पूरे देश के फैसले से होते हैं। और ये सारे राइट ऑफ डिसीजन हर जगह पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दिया गया है। जिसको भी हम काम डेलीगेट करते हैं, जिसको भी हम काम सौंपते हैं, आपको उस स्ट्रक्चर, उस कमेटी ने आपको एक राइट ऑफ डिसीजन दिया है कि भाई आप फैसले कर लो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि कहीं ये ऐसा फैसला है कि आपको वापस ग्रुप में जाना जरूरी है या कॉन्फ्रेंस में जाना जरूरी है, क्योंकि ये पूरी फेलोशिप को अफेक्ट करता है, तो इसके लिए एक बारी दोबारा रिव्यू होना जरूरी है, पूरी डिस्कशंस होनी अच्छे ढंग से जरूरी है। तो वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसको वापस ग्रुप्स में भेजना चाहते हैं या अपने इंटर ग्रुप्स में भेजना चाहते हैं, या आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस, मतलब अगर बोर्ड वाले के पास कोई डिसीजन आया है और जब उन्होंने उसको अच्छी तरह स्टडी किया, उनको लगा कि यार ये डिसीजन में ऐसे लगता है कि एक बार दोबारा रिव्यू होना जरूरी है, सो दोबारा वो मैटर को वो कॉन्फ्रेंस को भेज सकते हैं कि आप लोग डिसाइड करो कि हमारे हिसाब से हमारी सजेशन ये हैं, आप इस पे दोबारा अपना ग्रुप कॉन्शियस करके इस पे अच्छी तरह सारी इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रख के आप लोग ये डिसाइड कर लें। मतलब एक तो उनको राइट ऑफ डिसीजन तो दिया ही हुआ है, बट उसकी विजडम है कि वेदर ही वांट्स टू डिसाइड देयर एंड देन इटसेल्फ और सेंड इट बैक टू द सर्विस कमेटी या कॉन्फ्रेंस जहां भी डिसीजन होता है। अब कॉन्सेप्ट 3 ये कहता है राइट ऑफ डिसीजन होना चाहिए, जो भी ट्रस्टेड सर्वेंट्स है किसी भी लेवल पे, उनको ये अपनी अथॉरिटी को इंटरप्रेट करने का पूरा हक है। इंटरप्रेट करने का मतलब यह है कि जैसे मैंने अभी शेयर किया है, वेदर दे वांट टू डिसाइड ऑन द मैटर देयर इटसेल्फ या वापस ग्रुप्स के पास लाना चाहते हैं, वो उनके ऊपर है। और वो ये कहते हैं कि यही कह रहा हूं मैं कि दिस they can decide which problem they will dispose of themselves and upon which matters they'll report, consult or ask specific directions. तो ये उनको वहां उनकी विवेक बुद्धि, उनका विजडम बहुत काम आता है। तो ये सारी चीजों को डिसाइड करने के लिए कि कहाँ हमको रिपोर्ट करना है, कहाँ हमको कंसल्टेशन चाहिए, कहाँ हमको और इन्फॉर्मेशन चाहिए यार इन मैटर्स पे काम करने के लिए, उसके लिए वो व्यक्ति खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वही डिसाइड करता है यार कि ये मैं वापस जाना है या नहीं। कई बार यार बड़ा केस देखने को आता है कि इंटर ग्रुप में भेजा है, कोई पर्टिकुलर मुद्दे पे कोई डिसीजन होना था, और एक पर्टिकुलर ग्रुप वाला कहता है यार तुमको तो ये हमारे पास आना चाहिए था, तुम बार बार ऐसे थोड़ी, तुम तो एक डाकिया हो,
तुम मीटिंग में जाओ, इंटर ग्रुप में जाओ, वहाँ एक किट्टी का पैसा ले जाओ और ग्रुप में जितने मेंबर आते हैं वो बताओ, और उसके बाद जो भी कोई बातचीत होती है तुम वापस ग्रुप में आओ और फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर करेंगे। ये एक बहुत ही गलत तरीका है सोचने का। अगर मैंने किसी व्यक्ति को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप भेजा है तो मेरे डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन व्हाट ही डिसाइड्स एंड व्हाट ही डज नॉट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। ये डिसीजन जो भी है ये ग्रुप के हर लेवल पे है, क्योंकि इस वजह से हम देखते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में ए ग्रुप जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस से कैसे कनेक्टेड है, ए ग्रुप से इंटर ग्रुप से डिस्ट्रिक्ट कमेटी से है, वहां हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाके डिस्कशंस करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में ज्यादा इंटर ग्रुप्स एज वेल एज जनरल सर्विस कमेटीज जो भी हैं जीएसआर, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही यूनिट करती है। या तो इंटर ग्रुप होता है या डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है। काम वो दोनों करते हैं, इंटर ग्रुप और डिस्ट्रिक्ट कमेटी दोनों के, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एरिया असेंबली, ये सारा हमारा सर्विस सेक्टर से कनेक्टेड है। वेराज इंटर ग्रुप के जो फंक्शन है वो ग्रुप की सेवाओं के लिए बना है। पर इंडिया में हम सब लोग मतलब हर चीज मिक्स्ड है। सो ये इस स्लाइड में हमने ये देखा यार, ग्रुप के जो सर्विस वॉलंटियर्स हैं वो अपने अपने ग्रुप में जो भी काम होते हैं उसको हम ग्रुप के कॉन्शियस के हिसाब से करते हैं। अब सेम जैसे मैंने अभी इंटर ग्रुप के बारे में कहा कि हम रिप्रेजेंटेटिव तो भेज देते हैं, पर अथॉरिटी देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्यों होता है, ये क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। उनको ये ग्रुप्स वालों को यही लगता है कि हाँ हर चीज का डिस्कशन, क्योंकि ये ग्रुप सुप्रीम, इस ग्रुप इज बेटर, बेटर इज नॉट एग्जैक्टली द राइट वर्ड, बट ये ग्रुप हम लोग ही डिसाइड करेंगे कि कैसे इंटर ग्रुप को चलना है, इसलिए बार बार ग्रुप में आना जरूरी है। अब समस्या एक जो सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है और जो सबसे कंसर्न्ड वाला है, क्या हम जो ट्रस्टेड सर्वेंट्स चूज करके अलग अलग सर्विस बॉडीज में भेज रहे हैं, क्या वो वेल इन्फॉर्म्ड है? क्या उनको स्टेप्स के बारे में पूरी जानकारी है, या ट्रेडिशंस के बारे में जानकारी है, कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गलत है और उनको जानकारी नहीं है तो बहुत गलत बात है, पर क्या वो ठीक ढंग से डिसीजन ले पाएंगे ग्रुप के बिहाफ पे? बिल डब्ल्यू का कहना है यार, द स्ट्रेंथ ऑफ द होल सर्विस स्ट्रक्चर स्टार्ट्स विद द ग्रुप एंड विद द जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव दैट इज द ग्रुप लीडर। जो जीएसआर या आईजीआर हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो बिल डब्ल्यू के कहने के हिसाब से ये है कि वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के स्ट्रक्चर्ड सर्विस का जो चेन है, और जिससे पूरे हमको बड़े सोच समझ के ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा। क्या पर होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार कोई भी देखते हैं कोई अवेलेबल व्यक्ति है जिसके अभी 6 महीने हो गए हैं या साल हो गया है, चलो भैया यार तुम ऐसे करो, तुम इंटर ग्रुप में आईजीआर बन जाओ, वहां जाके तुम इंटर ग्रुप की मीटिंग में अटेंड करना, वहां देखना क्या बात होती है, ये पैसे है, थोड़े पैसे दे दो इंटर ग्रुप में, जाके ये अटेंडेंस बता दो हमारे ग्रुप में कितने मेंबर्स आते हैं, और उसको ये कहना कि वहां कुछ नहीं करना है यार, हम तो वहां जाएंगे, मीटिंग में बैठेंगे, महीने में एक बार ही मीटिंग होती है, कुछ ज्यादा काम भी नहीं है, और तुम जो भी वहां बात होती है उनकी रिपोर्ट लेकर आ जाना, फिर यहाँ बैठ के हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और इस सारे सिलसिले में हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति को भेज देते हैं जो अवेलेबल है, और वो अपने स्पॉन्सर को ना भी नहीं कर सकता या अपने दोस्त को ना भी नहीं कर सकता, और सारे हम लोग यही उनको प्रोत्साहित करते हैं कि भाई सर्विस करो, तुम्हारे लिए सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, सर्विस करने से आपकी रिकवरी स्ट्रांग होगी, ये सारी बातें हम उनको भेजते। उनको ना हमने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, पूरी मैं आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग टू एनीबडी एल्स, मैं उतना ही खुद भी जिम्मेदार हूँ ये सारी कियोस्क के लिए जो हम लोग ये देखने में आ रहे हैं। सो इंटर ग्रुप का ये भी एक वही है कि भाई अगर हमने चाहते हैं कि इंटर ग्रुप में जो भी डिसीजंस हो ठीक हो, मन मर्जी से ना वहां बैठे 2-3 लोग लेते रहें, सब लोग अपने हिसाब से काम नहीं करें, मतलब अगर सच में हम चाहते हैं कि ग्रुप कॉन्शियस वहां काम करें या सामूहिक अंतरात्मा की आवाज वहां आए, तो हम लोगों को कोई सोच समझ के अपने लीडर्स को भेजना चाहिए।
हमें सोच समझ के ये देखना चाहिए कि क्या जो हम लीडर्स भेज रहे हैं क्या वो कर पाएंगे। जरूरी नहीं है हर आदमी हर काम कर पाएगा, जरूरी नहीं है हर आदमी कर रहा है। मेरे में कुछ कमियां हैं, दूसरे व्यक्ति में कुछ कमियां, पर उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं, वो कैसे हम कर सकते हैं। तो जीएसआर पैम्फलेट में ये लिखा है कि यार हम लोगों को वी हैव टू चूज द मोस्ट क्वालिफाइड मेंबर एज जीएसआर। और हम अपने ग्रुप से मोस्ट क्वालिफाइड मेंबर भेजते हैं एज एन आईबीआर या जीएसआर? ये हम सबके लिए सवाल है यार, क्या हम सब भेजते हैं? अपने आप को जवाब देना, मेरे को देने की जरूरत नहीं है, बट क्या हम एक्चुअली मोस्ट क्वालिफाइड मेंबर जीएसआर बनाते हैं या आईबीआर बनाते हैं, सो दैट हम ये एए का फ्यूचर सिक्योर हो? क्या हम सच में ये कर रहे हैं? ये हम आंसर हमें खुद पता चल जाएगा। असल में जो आईडीआर जीएसआर है, जो हम कहते हैं कि कोई नहीं कोई काम नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आईडीआर जीएसआर लीडर है ग्रुप का, वो ग्रुप को एक वेल इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियस पहुंचने में तक पहुंचने में मदद करता है। वो आप उसको ये ना समझिए कि भाई ये बस एक खाना पूर्ति करने के लिए एक डाकिया है, वो एक लीडर है ग्रुप का। उसको वेल इन्फॉर्म्ड होना जरूरी है, और वो एक ऐसा लिंक है जो ग्रुप से इंटरग्रुप में और इंटरग्रुप से आपके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेन है। आज आप कह रहे होंगे ये डाइवर्सन कहाँ चला गया, ये अब राइट टू डिसीजन वाली बात हो रही थी और ये आईडीआर वगैरह की क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यार हम अगर किसी व्यक्ति को, कोई काबिल व्यक्ति को हम इंटरग्रुप या अपने कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजेंगे एज ए ट्रस्टी, एज ए डेलीगेट और एज एन आईजीआर, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार, ये हमारे लिए कैसे काम करेगी? सो जो जीएसआर या आईजीआर है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सीनियर मेंबर कह लो या ओल्ड टाइमर कह लो या पुराने मेंबर ग्रुप में कह लो, कि जो भी नए दोस्त हैं उनमें से कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनमें आपको दिखता है यार इनमें सर्विस करने की बहुत ज्यादा एक तो इच्छा भी है, एक एम्बिशन है और सीखना चाहते हैं। उन लोगों के साथ बैठ के उनको हमने कोशिश करनी है कि 12 परंपराओं के बारे में अच्छी तरह उनको बताएं कि ग्रुप कॉन्शियस क्या होती है। उनको ये भी बताएं कि कैसे हम ग्रुप के कंट्रीब्यूशंस को सही ढंग से यूज कर सकते हैं। वो ये बता सकते हैं, मतलब जीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो आके ग्रुप में बताए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसको पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, उसको पूरी तरह पता होना चाहिए क्या हो रहा है कि नहीं। सो इसलिए ग्रुप से यही निवेदन है कि एटलीस्ट जो भी रिकमेंडेड जो अलग अलग इंटरग्रुप्स के बाईलॉज है, उसमें देखें कि कम से कम 2 साल की कंटिन्यूस सोब्राइटी तो चाहिए ही चाहिए। साथ में उसे पूरे ए के सर्विस स्ट्रक्चर का ढांचे के बारे में पता हो कि क्या सर्विस स्ट्रक्चर है, ग्रुप्स ऊपर है, उनके बाद सर्विस बॉडीज आती हैं और क्या होता है इसमें, ये सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। आईजीआर जीएसआर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़े थोड़े दिनों बाद या थोड़े थोड़े समय बाद वो इंटरग्रुप में या ग्रुप इन्वेंट्री लेने में मदद कर सकता है। वो अपने ग्रुप में मदद कर सकता है कि ये भाई हमने अब ऑल्टरनेट आईजीआर जीएसआर भी चुनना है। हमने बहुत से ग्रुप्स में देखा होगा, हमने से जो जितने भी मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, हम देखेंगे कि यार बहुत ही कम ग्रुप्स हैं जिसमें ऑल्टरनेट जीएसआर या आईजीआर लिया है, या बहुत ही कम इंटर ग्रुप्स हैं जिसमें उन्होंने ऑल्टरनेट डेलीगेट को चूज किया है। ऑल्टरनेट डेलीगेट बेसिकली एक स्टैंड बाई तो है ही है, साथ में वो एक तैयार हो रहा है फॉर टेकिंग ओवर द पर्टिकुलर सर्विस पोजीशन। तो जीएसआर को ये सारी नॉलेज की बहुत जरूरी है। सर्विस मैनुअल बॉक्स 459, ये भी एक बुकलेट आती है, न्यूज़लेटर आती है जीएसओ न्यूयॉर्क से। इसमें इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम आती है कि दुनिया भर में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में क्या हो रहा है। 12 परंपराओं के बारे में जानना पड़ेगा, 12 कॉन्सेप्ट में, और 12वें कॉन्सेप्ट में ये जो 6 वारंटीज है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। होता क्या है, जब नॉलेज नहीं होती है हम लोग कोई रैश सा डिसीजन ले लेते हैं। हम लोग बिना सोचे समझे कुछ ऐसे ग्रुप डिसीजन ले लेता है जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। अब वारंटीज का जैसे एक केस में ऐसा होता है, एक एग्जांपल देता हूँ, कहीं एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक मेंबर कोई कोई ज्यादा अच्छी हरकतें नहीं कर रहा था, तो ग्रुप ने डिसाइड कर दिया उसको बैन करने के लिए कुछ समय के लिए। और
इन दैट केस हुआ ये कि उनको पूरे कॉन्सेप्ट का वारंटीज जब पढ़े नहीं, और जब वारंटीज पढ़ी और जब पता चला कि हम लोग किसी के ऊपर प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकते, हम किसी को सैक नहीं कर सकते अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, नोबडी हैज गिवन अस द राइट टू डू दैट। तो ये जब नॉलेज नहीं होती तो रैश डिसीजन लिए जाते हैं। जब नॉलेज नहीं होती तो बहुत से ऐसे डिसीजन, इस बारी भी कॉन्फ्रेंसेज में कुछ डिसीजन होते हैं जो शायद पूरी, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज के साथ नहीं ली गई है। और अगर वेल इन्फॉर्म्ड हमारे सर्विस स्ट्रक्चर के मेंबर्स होते तो शायद ऐसे डिसीजन ना लिए गए। बट नो प्रॉब्लम सर, बेस्ट पार्ट अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यह है कि वी हैव राइट टू मेक मिस्टेक्स सर। हम लोग गलतियां कर सकते हैं, हम उससे सीख सकते हैं और आगे सुधार भी सकते हैं। तो बेसिकली अभी मैं ज्यादा फोकस जीएसआर इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग यहाँ ग्रुप से ही सेवा के लिए वी स्टार्ट एंड चूजिंग द राइट पीपल, सो दैट उनको हम राइट ऑफ डिसीजन दे सके, कि हम उनको ये ना पूछने की जरूरत ना पड़े यार कि तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, उसको पूरी तरह ट्रस्ट कर पड़ेंगे। तो हम किसी को ट्रस्ट तभी कर सकते हैं अगर वो व्यक्ति काबिल हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी तक जितने भी आईजीआर जीएसआर हम लोग हुए हैं हम सब नाकाबिल थे, हम लोगों को पता नहीं था, हम लोगों को बताया नहीं गया था, ये मतलब था। इसका मतलब अब ये जो एक्टिविटीज हो रही है, दोपहर को आप 2 से 3 बजे इतनी गर्मी वाले दिन में बैठ के 42 लोग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई सी ए का फ्यूचर ब्राइट है यार। ए का फ्यूचर काफी ब्राइट है और हम लोग सीखने की इच्छा रखते हैं कि ए को सही ढंग से चलने के लिए हम लोग क्या योगदान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये राइट ऑफ डिसीजन है, इसमें भी और डिटेल में जाना है तो आइडियाज और जीएसआर की तो एक पूरी वर्कशॉप की जा सकती है। इस पे मैं कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोगों को, पुराने हमारे पास काफी एक्सपीरियंस मेंबर्स हैं और वो अच्छे ढंग से हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी कर सकते हैं जिसमें हम अपने जो नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है यार उसको तैयार करना हम लोगों की जिम्मेवारी है। तो ये बेसिकली ये था। और सिमिलरली ये जो डेलीगेट्स हैं जब कॉन्फ्रेंस में जाते हैं हम लोग उनको भी पूरा राइट ऑफ डिसीजन देते हैं। एक बिल डब्ल्यू का कहना कि यार और कॉन्फ्रेंस डेलीगेट्स आर प्राइमरली द सर्वेंट्स ऑफ ए एज दे शुड कास्ट देयर वोट्स अकॉर्डिंग टू द बेस्ट डिक्टेट्स ऑफ देयर ओन जजमेंट एंड कॉन्शियस एट दैट टाइम। तो कॉन्फ्रेंस में कई डिसीजन होते हैं कि जो इमीडिएटली नहीं लिए मतलब कि इमीडिएटली लेना होता है, बार बार हम लोग अपने फेलोशिप में नहीं आ सकते, अपने ग्रुप्स में नहीं आ सकते। सो उनको अपनी जजमेंट और कॉन्शियस को यूज करके वोटिंग करनी होती है और सही ढंग से डिसीजन ले सकता है। तो अब आते हैं हम यार कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट पे। ये चेकलिस्ट पे कुछ क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन में हम लोग पूछते हैं, मेरे पास इसके बावजूद भी काफी कुछ क्वेश्चन जो हम लोग अलग अलग एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। हमने सबसे पहले ये देखना है यार क्या हम सच में कुछ समझ पाए हैं राइट ऑफ डिसीजन क्या है। क्या हम ये राइट ऑफ डिसीजन ऑल लेवल्स ऑफ सर्विस में करते हैं, या हम अपने जितने भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं और पूछते हैं भाई तुझे ऐसे करना है, तुझे वैसे करना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, उसको खुला नहीं छोड़ते। क्या हम करते हैं कि नहीं करते, ये हम सब अपने लिए सवाल है। ये चेकलिस्ट के क्वेश्चंस हमको किसी को दिखाना नहीं है, ना किसी को बताना है कि क्या करना है, बट ये हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम एक्चुअली ग्रुप्स में ये सब चीजें कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया यार, या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो भी हम लोग देखें कि नहीं करना है आगे से। तो ये नहीं है कि अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमको कोई पेनल्टी है, कोई पेनल्टी नहीं है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। बस ये है कि अपनी पुरानी वाली गलतियों से हम सीख के आगे बढ़े और कोशिश करें वो गलतियां दोबारा ना करें। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हम अपने ट्रस्टेड सर्वेंट्स को ट्रस्ट करते हैं। क्या हम अपने जीएसआर, डेलीगेट, बोर्ड मेंबर्स, रीजनल ट्रस्टी या जनरल सर्विस ऑफिस में जो लोग हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं वेल डिफाइंड, क्या हम उन लोगों को हर बारी इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। मुझे मौका मिला था बोर्ड में एज ए वर्किंग ट्रस्टी भी काम करने के लिए, और उस समय कुछ चेंजेस भी हो रहे थे ऑफिस के स्ट्रक्चर में।
और ये देखने में आया था कि एक दो जो मेरे को ट्रस्टीज थे वो पूरी तरह rather than leaving the work to the जनरल मैनेजर और बाकी लोगों पे, वो खुद ही वो काम करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और पूरी तरह ईच एंड एवरीथिंग उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते थे, जो कि वो भी ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे लोग, और जो खुद ट्रस्टीज थे उनको भी अपना काम धंधा छोड़ के इसी काम में लग गए थे। फिर बाद में उनको, जब बाकी को ट्रस्टीज ने उनको समझाया कि भाई तुम लोग कोशिश करो, ज्यादा इन्वॉल्व करने में नहीं है, हमारा काम है ओवरसी करना, टू सी दैट द वर्क इज गोइंग ऑन फाइन, ये नहीं कि हर चीज के लिए उनको डायरेक्ट करेंगे ऐसे करे या वैसे करें। तो वहां भी हम लोग काबिल व्यक्तियों को ही अपॉइंट करते हैं, अलग अलग मतलब जो पोजीशंस हैं इन आर ऑफिसेज ऑल्सो। तो ये भी एक हमारा एक्सपीरियंस है जो हम लोग देख सकते हैं कि क्या हम कर रहे हैं। अब हम अपने ग्रुप लेवल पे, मैं 3 जगह पे हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। एक तो अपने ग्रुप में, एक में अपने काम में, और एक अपने परिवार में इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जा सकता है। ग्रुप में हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या हम अपने ग्रुप के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आईजीआर वगैरह को, क्या हम उनको ग्रुप के डिसीजंस लेने के लिए उनको पूरी अथॉरिटी देते हैं, या हम बीच बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या हम आर वी अलाउइंग आर कमिटीज एंड सर्विस पोजीशंस टू मेक डिसीजंस विदाउट नीडिंग अप्रूवल फॉर एवरी स्मॉल एक्शन। हर छोटे बड़े एक्शन के लिए हर बारी उनको अप्रूवल लेने की जरूरत है, क्योंकि ये सब करते रहेंगे तो काम बिल्कुल नहीं होगा, सिस्टम वो अप्रूवल्स में ही पड़ जाएगा। तो उनको एक ब्रॉड गाइडलाइन दिया है कि इसके बीच में रहकर आप लोगों ने काम करना है, और इसके बेसिस पे जब आप काम करेंगे कोई समस्या नहीं आएगी, एंड वी ट्रस्ट यू फॉर वॉट एवर यू वर्क यूर डूइंग हियर। ये ट्रस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिसके बारे में आगे BW भी कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट यह है कि डू वी डिस्कस कंसर्न्स ओपनली बट अवॉइड अननेसेसरली कंट्रोल ओवर ट्रस्टेड सर्वेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या हम जितने भी हमारे इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, क्या हम उसके बारे में पूरी तरह विचार विमर्श करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, और जब कंट्रोल करने की आती है हम सोचते हैं कि हमारे कंट्रोल में रहे सर्विस बॉडी, जितने भी सर्विस के लोग हैं या जितने भी ट्रस्टेड सर्वेंट्स हम लोगों ने इलेक्ट किया है, उनके बारे में अननेसेसरी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, आर वी बैलेंसिंग ग्रुप कॉन्शियस विद अलाउइंग मेंबर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। क्या हम, जो ग्रुप कॉन्शियस होता है, क्या वो एक बैलेंस देता है कि जो भी मेंबर्स जिनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, जो भी ट्रस्टेड सर्वेंट्स है, क्या वो डिसीजन ले सकते हैं? क्या इतना बैलेंस इसमें है? डू वी एनकरेज लीडरशिप दैट प्रायोरिटीज एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग एंड सर्विस rather than rigid instructions? क्या हम प्रोत्साहन देते हैं लीडरशिप को एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनकी समझ के बेसिस पे, और उनके एक्सपीरियंस जो सेवा में है उसके बेसिस पे, या हम एक रिजिड इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ऐसा ही काम होगा जी, ऐसा ही करना पड़ेगा आप लोगों को? तो क्या हम ये सब काम कर रहे हैं? तो ये सवाल बेसिकली अपने आप से है कि क्या हम किस तरफ जा रहे हैं, आर वी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। अब मैं अपने बिजनेस की बात करता हूँ। बिजनेस में भी क्या मैं अपने एम्प्लॉयज या जो भी मेरे लेवल जितने भी लोग काम कर रहे हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी कंपनी में, क्या उन लोगों को भी डिसीजंस लेने का कुछ हक मैं देता हूँ, या हर चीज के लिए वो मेरे पास ही भागते हैं वो बताने के लिए कि सर आप बताओ क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए। एम आई ट्रस्टिंग माई मैनेजर्स एंड टीम लीडर्स टू यूज देयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग चैलेंजेस। क्या मैं विश्वास करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ अपने मैनेजर को या टीम के लीडर्स को, कि क्या वो अपने एक्सपीरियंस से जहां जहां भी उन्होंने काम किया है, क्या वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं? कोई समस्या आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हर चीज के लिए मेरे पास आते हैं? क्या मैं उनको अलाउ करता हूँ कि यार तुम करो, अगर कोई समस्या आती है फिर देखेंगे? क्या मैं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ अपने टीम के लोगों को? डू आई प्रोवाइड क्लियर गाइडलाइंस बाय अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग विद इन डिपार्टमेंट्स? एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डॉक्यूमेंट होता है, कभी भी मेरे ऑफिस में कोई ज्वाइन करता है उनको ये बताया जाता है कि तुम्हारा ये रोल है और तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनको करने के लिए तुम जो भी डिसीजन लेना चाहे ले सकते हो अपने लेवल पे। अगर तुमको लगता है कहीं तुम अड़ रहे, यू यूज योर कॉमन सेंस एंड कम बैक टू मी इफ यू वांट दैट।
तो उनको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है। क्या हम लोग ये कर रहे हैं? क्या मैं माइक्रो मैनेज कर रहा हूं अपने लोगों को? क्या हर चीज में आके कर रहा हूं, नहीं तुम मेरे को ये बताओ वो बताओ, नहीं तो सारा दिन व्यक्ति उसी काम में लगा रहेगा। अगर मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहा हूं और फिर भी बीच में टांग अड़ा के हर चीज में बता रहा हूं कि इसको ऐसे करनी चाहिए वैसे करनी चाहिए, तो आप सोच सकते हो उस बिजनेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसे होगा। लास्ट पॉइंट ये है, डू ए रिकॉग्नाइज एंड सपोर्ट एम्प्लॉइज हु मेक थॉटफुल इंडिपेंडेंट डिसीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। क्या ये हम कर रहे हैं? क्या मैं एम्प्लॉइज को जो सोच समझ के इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं कि भाई बिजनेस को कैसा बढ़ावा दिया जाए, क्या मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ? तो ये सारे सवाल मैं अपने आप से पूछ सकता हूँ। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में देख सकता हूँ कि क्या ये सब कुछ हो रहा है। तो वो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब परिवार में आते हैं। ये मतलब ये कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशन, स्टेप्स हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब ए में यूज कर सकते हैं, परिवार में यूज कर सकते हैं, अपने जहां काम कर रहे हैं यूज कर सकते हैं, सोसाइटी में भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ भी कुछ परिवार वालों के लिए कुछ क्वेश्चन है कि क्या मैं अपने परिवार वालों को उनकी लाइफ जीने के लिए या कुछ जनरल डिसीजंस लेने के लिए उनको ये एक राइट ऑफ डिसीजन दिया हुआ है, या हर जगह मैं भी करता हूँ कि मेरे हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए, मैं ही कहूंगा वो होना चाहिए। हमारे परिवार में एक ऐसा है कि काफी सालों से एक प्रथा है कि परिवार का कोई भी डिसीजन हो वो ग्रुप कॉन्शियस है। किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का भी कैरियर के बारे में है तो हम चारों पांचों लोग बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि क्या इसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, प्रो है क्या है। उसके बाद भी लीव इट फॉर द पर्सन टू टेक द फाइनल कॉल जिसकी जिंदगी इफेक्ट हो रही है। उसमें नहीं हम टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। हम अपने अपने व्यूज दे, मैं अपना व्यू देता हूँ, मेरी वाइफ अपने व्यू देती है, बच्चों का अपना व्यूज है। डू आई सपोर्ट माई फैमिली मेंबर्स व्हेन दे मेक डिफिकल्ट चॉइसेस इवन इफ दे डिफर फ्रॉम माई ओन ओपिनियंस। क्या मैं ये करता हूँ? क्या है मैं अपने परिवार वाले जब कोई जिंदगी को कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं, चाहे वो डिसीजंस मेरी विचारधारा से अलग हों, क्या मैं उसको सपोर्ट करता हूँ? एम आई मेकिंग स्पेस फॉर डिस्कशन rather देन कंट्रोलिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ फैमिली डिसीजन। ये बिल्कुल यही बात है। क्या हम हर चीज पूरी तरह डिस्कस करके, डिलिबरेट करके फिर उस मुद्दे को आगे बढ़ते हैं? जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, हर मुद्दे पे नहीं है। हर मुद्दे पे ये है कि सब लोगों का अपना अपना एरिया है, सबको अपने अपने एरिया में दे हैव द राइट टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू इन देयर स्पेसिफिक लाइफ। जहाँ पूरे परिवार का आता है वहां हम लोग मिलकर बैठ के कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। डू आई एनकरेज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज इंस्ट्रक्टिंग और करेक्टिंग? क्या मैं प्रोत्साहन देता हूँ कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे हैं, रादर देन हर जगह अपने ही विचारधारा देता रहूं, मेरे मैं अब तुम बड़ा हूं इसलिए तुम मेरी बातें सुनो, क्या तुम ऐसे करना चाहिए। सो ये कॉन्सेप्ट मेरे को सिर्फ अपने ए में या ए की सर्विस स्ट्रक्चर में काम नहीं आते, ये मेरे को हर पहलू में इसका मैं बेनिफिट उठा सकता हूँ। तो बिल डब्ल्यू ने ये कहा यार कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट 3 के बारे में कि our entire AA program rests squarely upon the principle of mutual trust। सारा कार्यक्रम म्यूचुअल ट्रस्ट पे है। स्पॉन्सर स्पॉन्सी के पास, स्पॉन्सी स्पॉन्सर के ऊपर ट्रस्ट करता है, वो अपना स्टेप 5 से उसके साथ पूरी खोल के डिस्कस करता है, उसको पूरा विश्वास है कि यार मेरा जो भी मैं उसके साथ शेयर किया है वो बाहर नहीं जाएगा। वी ट्रस्ट गॉड। भगवान पे हमको पूरा विश्वास है यार। वो धीरे धीरे बना है, ये नहीं कि पहले दिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था तो वो बन गया था, तो धीरे धीरे बनता गया उस ऊंची शक्ति पे विश्वास। वी ट्रस्ट ए एंड वी ट्रस्ट ईच अदर। हम ए को ट्रस्ट करते हैं और हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है। बिल डब्ल्यू के तो पता नहीं मैं अब क्या कहूँ, बहुत ही विजनरी व्यक्ति थे। मतलब भगवान ने उनको एक स्पेशल गिफ्ट दिया है दूर की सोचने के लिए, और इतने दूरदर्शी वो है, उन्होंने ऐसे ऐसे विचारधाराएं रखी। 12 कदम से लेकर 12 परंपराएं, उसके बाद 12 कॉन्सेप्ट्स, और उन्होंने ये क्या किया यार, हमारा फ्यूचर इंश्योर किया है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस विल स्टे
और टाइम्स टू कम, वी हैव प्रूव्ड फॉर द लास्ट 90 ईयर्स। मतलब हो जाएगा यार, ये सब है। अब अगला मुद्दा जो इम्पोर्टेंट है, स्टेप्स करने के लिए हम स्पॉन्सर लेते हैं। क्या हम अपनी सर्विसेज के बारे में सीखने के लिए स्पॉन्सर क्यों नहीं लेते हैं? हमारा पैम्फलेट है स्पॉन्सरशिप पे, उसमें सर्विस स्पॉन्सर के बारे में भी बताया गया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर आपको सर्विसेज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप एक सर्विस स्पॉन्सर ले सकते हैं। दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर कॉन्सेप्ट 3, ये जनरल है। जो भी भाई सेवाओं के बारे में जानना चाहता है वो एक सर्विस स्पॉन्सर जरूर ले। वो आपकी जो भी आप सेवाओं में स्ट्रगल कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ठीक नहीं हो रहा है, वो आपकी मदद करता है। वो आपके प्रश्नों का जवाब देता है। जो आपका सर्विस स्पॉन्सर है, जो भी आपने जिम्मेवारी दी हुई है सर्विस स्ट्रक्चर में, आपको 12 ट्रेडिशन के बारे में जानकारी देगा, आपको 12 कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी देगा। पर वही व्यक्ति जिनको ये जानकारी है उनको आप सर्विस स्पॉन्सर ले तो बेहतर रहेगा। नहीं तो कहीं ओल्ड टाइमर जो सर ज्ञानी है वो चाहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें कोई लिटरेचर की जरूरत नहीं है। तो कोई लिटरेचर बेस्ड सर्विस स्पॉन्सर हो वो बेटर है, क्योंकि आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। अगर वो कहेगा भाई इसमें ए में ऐसा होता है, तो आप उससे पूछो भाई कहाँ लिखा हुआ है, कोई पैम्फलेट में लिखा है, कोई किताब में लिखा है, तो आप मेरे को बताओ कि कहाँ लिखा है। तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड सर्विस स्पॉन्सर रहें, आपकी रिकवरी, आपकी सर्विसेज में और बहुत मदद मिलेगी। तो क्या आपका सर्विस स्पॉन्सर है या नहीं है, वो आपको 12 कदम, 12 ट्रेडिशंस, 12 कॉन्सेप्ट्स और उनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, रिपोर्ट्स कैसे बनाने हैं, अपने ग्रुप को कैसे प्रेजेंट करना है, इन सब बातों में आपको गाइड कर सकता है। सो अगर आपका सर्विस स्पॉन्सर नहीं है, जल्दी से एक ले लीजिए। आई एम श्योर आपको फेलोशिप में अलग अलग जगहों पे जो सर्विस के जो व्यक्ति हैं, जो पूरे अपने 36 प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं, उनको आप संपर्क करके आप उनको सर्विस स्पॉन्सर ले सकते हैं। तो इट इज मतलब मेरे हिसाब से अगर ए की सेवाओं में है और आपका सर्विस स्पॉन्सर नहीं है, तो यही है कि कदम भी आपने अपने आप ही किए हैं। आपको स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, आपकी सर्विस लाइफ सुधर जाएगी ये लेने से। सो थैंक यू वेरी मच यार, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। इस वजह से मेरे को कॉन्सेप्ट 3 को अच्छी तरह थोड़ा पढ़ना पड़ा, थोड़ा समझना पड़ा। और मैं ग्रुप का फिर धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे को ये मौका दिया अपने एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए अबाउट कॉन्सेप्ट 3। और यही है यार, हम अकेले नहीं कर सकते, बट टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस यार। हम कोशिश करें, हम सब मिलकर, मतलब हाथ एक साथ पकड़कर आगे बढ़े और देखें कि यार ये ठीक ढंग से चले। उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी और बहुत ही अच्छा समझा पाए आप, ऐसा मेरा मानना है। मेरे भी काफी चीजें क्लियर हुई। और कोई और भाई इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहे या किसी भाई का कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, कोई जानकारी चाहता हो? जी, एक हैंड रेज हुआ है। जी रवि भाई। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शराबी। अनुराग सर, एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे राइट टू डिसीजन में हम आईजीआर हो कोई भी ग्रुप का, अब लेकिन ग्रुप से कोई मतलब हमारे इंटर ग्रुप में या किसी भी मुद्दे पे या कोई इलेक्शन पे कुछ उसकी ग्रुप कॉन्शियस हुई, लेकिन ग्रुप होम ग्रुप में ट्रेनी मेजोरिटी ने कहा कि आप इस बंदे को वोट दीजिए, ये एजेंडे को आप रखिए। हमें एज अ आईजीआर मुझे पता है कि यार ये गलत है या ये गलत हो रहा है, तब क्या करना चाहिए सर इंटर ग्रुप में जाके? कि मैं ग्रुप कॉन्शियस को देखूं या अपने राइट टू डिसीजन को देखूं कि यार ये गलत हो रहा है, तो मैं इसमें इसको वोट दूं या मैं इस एजेंडे से थोड़ा सा दूर रहूं, या क्या करूं? इसके बारे में कुछ बताइए सर। और बड़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है ये रवि भाई। आ, मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई ग्रुप, जब मेरे को ग्रुप ने एक डिसीजन कन्वे करने को कहा हुआ है, तो आई हैव टू गो एंड कन्वे द ग्रुप्स डिसीजन, चाहे वो गलत है। मुझे ग्रुप की डिसीजन को आगे कन्वे करना है। वो बात डिफरेंट है, ये डिसीजन लेने से पहले ग्रुप में हम अच्छी तरह उस पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं
कि इस व्यक्ति को वोट करने से या इस व्यक्ति को इलेक्ट करने से ये नुकसान है, ये फायदे हैं, बैकग्राउंड में भी शायद उसके एक्सपीरियंस नहीं है या और भी कोई कारण हो सकते हैं। पर ये सारी जब ग्रुप कॉन्शियस अच्छी तरह आके ग्रुप में हो जाए, वहां आप पूरी तरह मेरे हिसाब से एज ए मेंबर यू शुड पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड, और फिर जाके जो भी ग्रुप फैसला लेता है आपको वो ग्रुप वो फैसला आगे पहुंचाना है। आप अगर कह रहे हैं कि ग्रुप ने एक फैसला लिया और मैं वहां जाके कोई दूसरा फैसला लूं, वो गलत होगा। वो इट इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है इस पर। कोई और सवाल? रवि जी आप म्यूट हो गए, आप कुछ कहना चाहेंगे? और नहीं? नहीं सर, बहुत बढ़िया सर। कोई और कुछ कहना चाहता है या कुछ जानकारी चाहता है, कुछ सवाल है तो दोस्तों मंच खुला हुआ है, प्लीज आगे आइए। और अगर इसी में जैसे अभी अनुराग जी ने शेयर किया है, इसी में कोई भाई अपनी कोई बात और रखना चाहता हो तो उसके लिए भी स्वागत है। हेलो, मेरा नाम समीर है, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। हाय समीर। मैं ये जानना चाहता था कि वर्ल्ड सर्विस और ये जीएसओ में सर क्या फर्क रहता है, और कॉन्फ्रेंस में सर? ऐसा है कि जो जो बेसिकली वर्ल्ड सर्विसेज जनरल सर्विस ऑफिस न्यूयॉर्क और कनाडा का एक ऑफिस है, वो बेसिकली उस समय जब अलग अलग देशों में जनरल सर्विस ऑफिस नहीं था, तो वही वो मैनेज करता था वर्ल्ड के सर्विसेज को। जितने भी वर्ल्ड सर्विसेज होते थे, जितनी भी सेवाएं उनको चाहिए थी अलग अलग देशों में, तो वो वहां से मैनेज करते थे, और वहीं से उनको वर्ल्ड सर्विसेज का कहा है कि जो भी डिसीजंस होंगे वो सारे वहीं से होंगे। बट धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करने लगी, धीरे धीरे अलग अलग देशों में सर्विस बॉडीज तैयार होने लगी। इंडिया में भी 1957 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस आया, 87 88 में जाके हमारा भी एक ऑफिस बना, जनरल सर्विस ऑफिस बना। तो ये पूरा सर्विस स्ट्रक्चर का काम शुरू हो गया। तो बेसिकली वर्ल्ड सर्विसेज को आप जीएसओ उनको एक ही कह सकते हैं। वर्ल्ड सर्विसेज वो बेसिकली यूएस एंड कनाडा को हैंडल करते हैं, बाकी इंडिया के लिए जीएसओ है। तो आप जीएसओ कह सकते हैं वर्ल्ड सर्विसेज की जगह इंडिया में। ये है सब। उम्मीद करता हूँ समीर भाई को अपना जवाब मिल गया होगा, जानकारी ये चाहिए थी। कोई और भाई, किसी और भाई का कोई सवाल, कोई और ऐड ऑन करना चाहे तो? हेलो। जी बोलिए सर। मेरा नाम बापू है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। हम मुंबई से हूँ। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। मेरा ये सवाल है कि नॉन अल्कोहलिक अल्कोहलिक मीटिंग में आके मान के शेयरिंग कर सकता है क्या, जो कभी दारू ही नहीं पिया? अगर एक शब्द में जवाब दूं तो नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दो टाइप की मीटिंग होती हैं, एक ओपन मीटिंग होती है, एक क्लोज मीटिंग होती है। क्लोज मीटिंग सिर्फ शराबियों के लिए होती है, और वहां भी शराबी ही शेयर करते हैं। ओपन मीटिंग में भी जो नॉन अल्कोहलिक हो या जिसको जो दूसरी समस्या हो या एलानॉन हो या कोई भी हो, वो वहां बैठ के दे कैन बी ऑब्जर्वर्स। उनको भी वहां शेयर करने के लिए दे आर नॉट अलाउड टू डू। पर कई तो फिर ग्रुप्स वाले इसको अलाउ करते हैं, जो कि गलत है। तो फिर तो हमारे इधर वैसे ही चल रहा है। मतलब कि आज 20-25 साल के, और वो क्या करता है वो आदमी
किसी जो अल्कोहलिक को पकड़ के उसको खर्चाने के लिए पैसा देता है और फिर उसको शेयरिंग देते हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज 20-25 साल से और वो बोलिए टारगेट बोलिए। करता है कि अल्कोहलिक को टारगेट करता है, किसी को पैसा मांगे कर्जा वो देना, ये देना, ऐसा है। तो ऐसा चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ, क्या वो इसलिए ए सवाल, में हाँ इसलिए सवाल मैंने पूछा, तो उसको अलाउ कैसे करते हैं फिर? ऐसा है बापू भाई, एक पैम्फलेट। हाँ जी, कुछ कंटिन्यू करिए आप पहले फिनिश कीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। नहीं किया, मैंने बोला वही होगा बस। इसमें ऐसा है जी कि हम लिटरेचर को सामने रख के ग्रुप में पेश कर सकते हैं और लिटरेचर पढ़ के बता सकते हैं ओपन मीटिंग क्या है, क्लोज मीटिंग क्या है, ए का कौन मेंबर हो सकता है, कौन नहीं। एनीबडी हु हैज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, अगर किसी की भी शराब छोड़ने की इच्छा है, वो अपने आप को ए मेंबर कह सकता है। क्या वो एक्चुअली आप जाके अगर वो ए नहीं है और वो आप उसको वो कहेगा कि मैं अल्कोहलिक हूँ, तो आप उसका गला तो नहीं पकड़ सकते ना, अगर वो झूठ बोल रहा है तो। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सीधा बोलता है मैं दारू से दूर रहना चाहता हूँ, ऐसा बोलता है वो। हाँ, लेकिन बस उसको वो शेयरिंग कैसा दिया जाता है, ये मेरा सवाल है। और जैसे हम अल्कोहलिक है, आप है, तो हमने सब मालूम के चीजें मालूम के नरक कितना भोगने के बाद आए हैं ना हम लोग अल्कोहलिक में, तो उसको क्या मालूम है अल्कोहलिक का क्या जीवन है। लेकिन वो किसी बंदे को पकड़ता है, उसको पैसा देता है, यानी कर्जा देता है, फिर उसको फिर शेयरिंग मिलती है, ऐसा है। अब शेयरिंग भी करता है, ऐसा होता है। तो आज मैं यही कहूंगा, आप वो पैम्फलेट ग्रुप में ले जाइए, उसे पढ़िए कि जो व्यक्ति ए में नहीं है, ओपन मीटिंग और क्लोज मीटिंग के बारे में अपने ग्रुप को जागरूक कीजिए और उनको ये नहीं, बताइए कि सबको मालूम है, सब तो सब फिर ओल्ड क्या कर टाइमर को सकते भी हैं वो। मालूम है सब ओल्ड टाइमर को भी मालूम है सब, लेकिन उसको कोई ना नहीं बोलता है, उसको मना भी नहीं करता है, ये ऐसा तो है। फिर मतलब हाँ, ये इस बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई हम लोग किसी बात के लिए करें। बट अगर वो अपने आप को शराबी कहता है, अगर वो शराबी नहीं 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 है, नहीं, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते। हम हाँ उसको, हम पीपल जो भी लोग ए में आता है, हम उनको फेस वैल्यू पे लेते हैं, हम हाँ, किसी को जज नहीं करते। अगर वो कहता है मैं शराब से दूर रहना चाहता हूँ, तो वी टेक इट नाउट फेस वैल्यू। तो अब वो है या नहीं है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, और वो कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि एक व्यक्ति अगर उसका बेस ही झूठ है, तो फिर उसका क्या कर सकता है, कोई कोई भी नहीं कर सकता कुछ, अगर वो अल्कोहलिक नहीं है। मैं और आप नहीं नहीं है, कह नहीं सकते है वो ये। अल्कोहल, नहीं है अल्कोहलिक, वो सीधा बोलता है मैं दारू से दूर रहना चाहता हूँ, इतना बोलता है, लेकिन उसको शेयरिंग करने का अधिकार ही नहीं है ना। ये मेरा सवाल था, बाकी कुछ नहीं। चलो धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओके। और कोई सवाल? क्या करना चाहें? हेमंत भाई देख लीजिए कैसे करना है, यू वांट टू क्लोज द मीटिंग और हाउ टू। जी, फिर एक और हैंड रेज आया दोबारा। जी रवि भाई। हाँ, अनुराग सर, जैसे हमने ये होता है कि राइट टू डिसीजन होता है कि हम को जो भी हम जैसे से ट्रेडिशन हुआ, हर ग्रुप का मालिक प्रभु ईश्वर है, हमारे अंतर समूह द्वारा व्यक्त होता है, और हमारे यहाँ के ईमानदार कार्यकर्ता पथ प्रदर्शक है, वे किसी प्रकार का हक नहीं जमाते। तो सर, जैसे कि हमारे कॉन्फ्रेंस में कोई भी राइट टू डिसीजन हुआ, मतलब उन्होंने कॉन्फ्रेंस में या जीएस जनरल सर्विस बोर्ड ने कोई डिसीजन किया, वो डिसीजन जैसे पहले तो सर आपके टाइम जब आप ट्रस्टी थे तब एडवाइजरी एक्शन और मिनट्स तो आते थे। अब लास्ट 2-3 साल से तो हम तो सर आउट ऑफ वे, अगर हमें कहीं से मिनट्स मिल जाएं तो मिल जाएं, लेकिन वैसे हमें नहीं मिलते। तो क्या डिसीजन हो रहा है और क्या ग्रुप तक आ रहा है, जो उसके बीच का सर रास्ता है, जैसे कि हमारे जीएसओ से, इंटर ग्रुप से, या एरिया असेंबली से ग्रुप्स तक तो सर बात पहुंच ही नहीं पाती। तो आगे फर्दर के लिए हम क्या कर सकते हैं सर, कुछ बताएंगे सर? आई थिंक ये अपने थ्रू, अपने जो सर्विस, अपने जो लीडर्स चुने हैं डेलीगेट के थ्रू, या
ट्रस्टी के थ्रू आप मैसेज कीजिए कि हम जानना चाहते हैं कि जो भी डिसीजन लिए गए हैं उसको आप हम ग्रुप्स तक लाएं, और उनके थ्रू आप मेल भी लिख सकते हैं जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस, मतलब जो भी है conference@aagsoindia.org कि वी आर वेटिंग फॉर द कॉन्फ्रेंस मिनट्स एंड एडवाइजरी एक्शंस। उनको आप लिख सकते हैं, रिमाइंडर डाल सकते हैं अपने, मतलब पर इसमें अपने ट्रस्टी और डेलीगेट को साथ में कॉपी करके आप कर सकते हैं, या उनको लिख सकते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, आप हमें प्रोवाइड कीजिए। ये सर बिल्कुल थोड़ा बहुत बिल्कुल लोग आप सही ढीले पड़ते हैं कुछ, पर उनको भी हमको जगाना हमारा ही जिम्मेवारी है। बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम जितनी बार भी जीएसओ ऑफिस से कोशिश करते हैं कम्युनिकेशन करने की, वो सीधा हमें कहते हैं कि आप अपने एरिया के ट्रस्टी को कोऑर्डिनेट करें। लेकिन अगर सर एरिया का ट्रस्टी ही हमें मिनट्स और एडवाइजरी एक्शन या हमें वेल इन्फॉर्म्ड ग्रुप्स को नहीं करना चाहता, तब हम क्या करें? मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ सर। जीएसओ कह रहा है कि आप एरिया को देखिए, एरिया एरिया लेवल पे हमें नहीं बताया जा रहा, तो सर कैसे बात चलेगी? ये दुविधा है, बट क्या किया जा सकता है बताओ। हम ऐसा है कि मैंने भी जब कॉन्फ्रेंस में था और कई बार वहां से लेट होता था, डिले हो जाता था और नहीं पहुंच पाता था। जरूरी नहीं है कि मैं आई डोंट होल्ड द एरिया रिप्रेजेंटेटिव एज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनके पास पहुंचेगा तभी वो आपके पास आगे देंगे। वो कहीं कोई ना कोई लैक वही है, तो आप डायरेक्टली मतलब उन्हीं को लिख सकते हैं, कॉपी आप अपने एरिया वालों को डालिए, info@gsoindia.org करो, AGSO इंडिया, या कॉन्फ्रेंस क्योंकि कॉन्फ्रेंस के जो भी मिनट्स और डिसीजन है वो कॉन्फ्रेंस के जो जनरल सेक्रेटरी है उनका देने का काम है, वो सब काम करते हैं, तो उनको आप लिख सकते हैं। इन लोगों को आप कहोगे, पर इनके हाथ में कुछ जब ये आगे आपके साथ तभी शेयर करेंगे अगर इनके पास कुछ आए। अगर इनके पास कुछ नहीं है, ये आपके पास कैसे आगे पास कर सकते हैं? मेरा कंसर्न ये इस बारे पे है। तो बेटर यही है कि कोशिश करें, उनको यही पूछें कि डिले क्यों हो रहा है। और मतलब नॉर्मली जो नॉर्मल पैटर्न है, जब कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, चलो 3 महीने एक्स्ट्रा देके मार्च अप्रैल तक हम लोगों के पास आ जाता होता था वो जो भी एडवाइजरी एक्शन थे, और वो हम लोगों ने वेबसाइट पे भी अपलोड कर देते होते थे कि जो भी पिछले साल के या पिछले इतने सालों के जितने भी एडवाइजरी एक्शन हुए हैं वो AA.gsoindia.org पे अपलोड किए जाते थे, जो कि अब वेबसाइट भी थोड़ी रिवैम्प हो रही है। वो भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है अभी आज की डेट में उसका क्या स्टेटस है। धन्यवाद, इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा जी। अर्जुन जी का हैंड रेस है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। आ, आ, मैं आज बोल रहे थे, मेरा कहना था, मेरे को थोड़ा स्किन में कुछ अल्कोहलिक अनोमस का कुछ आ, मतलब पेपर शो करना चाहते हैं, तो फिर किसी का भी डाउट हट जाएगा, तो थोड़ा होस्ट कीजिए, सीओ कर दीजिए। मुझे सवाल समझ नहीं आया, वो थोड़ा एक बार ही रिपीट करेंगे? हाँ, यही कहना चाह रहे थे, जो अल्कोहल अनोनिमस डॉक्टर रॉबर्ट बिल विल्स ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है, किसी का भी मजहब का, किसी का भी धर्म, किसी कोई भी एडिक्शन में निकलने के लिए यूज कर सकता है। तो इसमें यही पेज में लिखा हुआ है, तो मैं स्क्रीन में फ्लैश करना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे सीओ कर सकते हैं? हेलो। समझ नहीं आया तो हेमंत जी जरा थोड़ा क्लैरिटी के लिए। सर मेरे ख्याल से ये बोलना चाह रहे हैं कि ना, अल्कोहलिक अनोनिमस में किसी भी धर्म का कुछ भी ऐसा जो भी इस मामले से निकलना चाहे वो ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो जी हाँ, कोई कौन से पेज पे लिखा हुआ है वो शेयर करना चाहते हैं। जो हमारा प्रियम्बल है वही काफी है, उसमें ही बताया जाता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ना किसी संस्था, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन, ना किसी धर्म के विश्वास से रखते हैं। ये हमारा प्रियम्बल ही है।
प्रस्तावना जो पढ़ते हैं, अभी मीटिंग से पहले अभी हेमंत जी ने पढ़ा था, हेमंत जी एक बार फिर पढ़ लीजिए सो दैट इनको एग्जैक्टली पता चले हम धर्म के मामले में क्या कहते हैं। धर्म प्लस एडिक्शन, नशा। धर्म प्लस एडिक्शन, मतलब कोई भी जाति भेदी नहीं कर सकता है ना, इस प्रोग्राम को कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा एनीबडी, कुछ लिखा हो। हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ हमारी ये जो प्लस जो नशा में जो इन्वॉल्व है ये यूज कर सकता है। कोई लीड नहीं है, ये मत करो, तुम मत करो, ये मत करो। बिल्कुल हमारा प्रियम्बल बड़ी क्लैरिटी देता है कि हम किसी ना तो धर्म, ना कोई जाति, ना किसी और चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं। जो भी शराब छोड़ना चाहता है वो इसका मेंबर बन सकता है। हम जनता किसी का पाएंगे काम को कैसे करती नजर होती है। ओके, तो हमको कम से कम दे 8-10 रुपये से हम तो हाँ जी हेमंत जी आगे बढ़े। जी जी जी, एक और हैंड रेज हुआ है संजीत भाई का। तो हाँ जी रवि, मैं रंजीत सराबी। मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी मैंने सुना कि एक एडवाइजरी जारी हुई है कि जो रिहैब से किसी भी तरह से संबंध रख सकते हैं, तो वो किसी भी तरह से एएमएस सर्विस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ ऐसा है कि अभी पीछे कुछ शायद कॉन्फ्रेंस में कोई डिसीजन लिया है कि रिहैब से जुड़े हुए व्यक्ति एक ग्रुप लेवल या इंटर ग्रुप लेवल पे सर्विस स्ट्रक्चर में नहीं अलाउ करना चाहिए। ये उन लोगों ने एक फैसला लिया था। जो उनका मुद्दा यही था कि शायद जो रिहैब से एसोसिएटेड लोग हैं वो ए के रूम्स का फायदा उठाकर शायद अपना धंधा चलाना चाहते हैं। बेसिक पर्पज जिसके कारण ये फैसला लिया गया था वो ये है। अभी हम 2-3 दिन पहले भी इस मुद्दे पे बात कर रहे थे देहरादून में, और वहां भी यही बताया गया था कि दो कॉन्फ्रेंस ने ये डिसीजन लिया है कि अच्छे इरादे से ये डिसीजन लिया है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, पर अगर हम देखें तो ये हमारे ट्रेडिशंस और कॉन्सेप्ट्स के विरुद्ध ये डिसीजन है। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस किसी को कोई बंदिश नहीं करती। और दूसरी बात, हमारे ग्रुप का जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पिरामिड दिखाया कि ऊपर ग्रुप्स होते हैं, उसके बाद सर्विस बॉडीज होती हैं, उसके बाद कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद बोर्ड होता है। तो ग्रुप्स का डायरेक्शन कॉन्फ्रेंस नहीं दे सकता, कॉन्फ्रेंस को ग्रुप्स डायरेक्शन दे सकता है, पहली बात ये। दूसरा, हमारा कॉन्सेप्ट 4 क्या कहता है? वी हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट। कोई भी व्यक्ति ए में पार्टिसिपेट कर सकता है सेवा में, कहीं कोई बंदिश नहीं है और किसी को हम रोक भी नहीं सकते। अभी मैं थोड़ी देर पहले 12वें कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था कि कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकते, तो उस मामले में भी वहां है कि हम कर ही नहीं सकते, किसी को बैन नहीं कर सकते, किसी को मना नहीं कर सकते। हमारा ट्रेडिशन 3 ये कहता है कि एनीबडी हु हैज ए डिजायर कैन बी ए मेंबर। वी आर इंक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव। बाहर हम नहीं रखना चाहते, हम इंक्लूसिव। आई थिंक लास्ट कॉन्सेप्ट 2 में भी रक्षित ने इसको अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट दिस पर्टिकुलर इश्यू, और ही बीइंग ए करंट डेलीगेट उसने जो कॉन्फ्रेंस में पूरी ये मुद्दा डिस्कस हुआ था उसके बारे में अच्छी तरह विश्लेषण भी किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले कॉन्सेप्ट 2 की रिकॉर्डिंग भी आप सुन लें, तो उसमें आपको थोड़ी और क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो ये कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं संतुष्ट हूँ आपकी बात से। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जो मैं पिछली बार जब इंटरव्यू की सर्विस में था तो मेरे साथ जो एक हमारी बॉडी में जो जुड़े थे तो वो रिहैब से थे। तो कई बार है ना, हालांकि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, मगर क्या है कि बार बार कि ये तो रिहैब है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो उसने कोई भी जैसे वो कराया, वो तो वो और उसका ईश्वर जाने क्या अच्छा है क्या बुरा है। मगर वो कई बार ये होता था कि यार ये रिहैब से है, ये चीज है। हालांकि मेरा कोई ऐसा रिहैब या
या उससे संबंधित नहीं हूं मैं, मगर ये चीजें जो होती हैं तो उसकी अभी पता लगा कि भाई ये वो हुआ है ऐसा, ये तो इसलिए मैंने सवाल। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू। और किसी भाई का कोई सवाल, कुछ कहना चाहते हैं? अनुराग जी, मुझे नहीं लगता कि कोई और कुछ बोलना चाहता है, तो आप चूंकि होस्ट बने हुए हैं तो आप इसको फिलहाल तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, और जब आप लेफ्ट होंगे तो एंड फॉर ऑल कर दीजिएगा। प्रेयर कर लेते हैं जी। जी जी, प्रेयर कर लेते हैं, पर उससे पहले उसको क्लोज कर दीजिए रिकॉर्डिंग को। सॉरी। अच्छा। हाँ। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।